अब ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं, ये क्या लिख रहा है, लेट सी बी दी कंटिन्यूअस कर्व। ध्यान से सुनिएगा, सी जो है वो एक कोई कंटिन्यूअस कर्व है, कर्व कैसा भी हो सकता है, इन एक्स वाई प्लेन एंड आर इज द बाउंडेड बाय कर्व सी। और आर जो है एक्चुअली में ये आर कोई सरफेस है ना, आर इज द सरफेस, SURFAC सरफेस बाउंडेड बाय कर्व सी, सी कर्व से बाउंडेड है। अब देखो कर्व क्या है, कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई प्लेन पे बोल रहा है तो मैं एक एक्स प्लेन बनाता हूं, एक वाई प्लेन बनाता हूं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। और इस एक्स वाई प्लेन पे ये बोल रहा है कि कोई सी कर्व है और कोई एक आर सरफेस है, और ये आर सरफेस इस सी कर्व से बाउंडेड है। तो देखो ये बना दिया एक, ये एक, और कहता हूं कि ये सी है, ये जो लाइन है ये कर्व है और ये कर्व सी है। कर्व क्या होता है, सर्कल भी कर्व है, मालूम है ना। और सर्कल कर्व का एक जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर या ए स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये इसका होता है ना। तो ये भी एक कर्व है और इस कर्व में ये जो एक्स वाई प्लेन पे बना है ये सी है, ये जो लाइन है वो सी है, क्योंकि लाइन इंटीग्रल सी और कर्व और लाइन इंटीग्रल में कोई अंतर नहीं है, और इसको निकालने के लिए हमें लाइन इंटीग्रल करना होगा। और ये कर्व जिसको क्लोज्ड कर्व जो चीज वो घेरा है ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये आर से डिनोट करते हैं और ये आर सरफेस हुआ हमारा। तो ये आर सरफेस इस सी क्लोज्ड कर्व से घिरा हुआ है और ये इन दोनों के बीच में रिश्ता बतलाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन्स थ्योरम कहते हैं। इसे कई लोग एफ से भी डिनोट करते हैं, मैं इसको और बतलाता हूं आप लोगों को। एक और डेफिनेशन है जो ज्यादा अच्छी लगती है, जो डिटेल। आइए इस स्टेटमेंट को देखते हैं, बहुत इजी है। वही चीज बोल रहा है कि इफ आर इज ए क्लोज्ड रीजन, आर जो है वो एक क्लोज्ड रीजन है, मतलब कि क्लोज्ड रीजन इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे एक आर क्लोज्ड रीजन है। तो कोई भी एक क्लोज्ड एक्स वाई प्लेन बना लीजिए, ये एक्स प्लेन हुआ, ये वाई प्लेन हुआ, इस पे क्लोज्ड रीजन बना लीजिए, ये क्लोज्ड रीजन हुआ। और ये क्लोज्ड रीजन बोल रहा है कि बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पे सिर्फ कर्व नहीं बोला, इन चीजों को लोग गौर नहीं करते, यहां पे सिर्फ कर्व नहीं बोला, सिंपल क्लोज्ड कर्व बोला है। अब यही जानने की बात है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है। एक्चुअली में क्लोज्ड कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व में बहुत अंतर है। हम अभी जो बात, ये जो कर्व दिख रहा है ये सिंपल कर्व है, परंतु जब मैं बोलूं कि कोई कर्व है, ये कर्व है और ये ऐसे है, मान लीजिए ये भी एक कर्व है, ये भी एक्स वाई प्लेन पे बना हुआ है, तो ऐसा कोई भी कर्व जो इंटरसेक्ट करता हो खुद को काट देता हो, खुद को काट देता हो, उसे हम सिंपल कर्व नहीं कह सकते। अब वहीं अगर बात करूं इसका, ये भी टेढ़ा मेढ़ा है, पर ये कहीं एक दूसरे को काट नहीं रहा है, कहीं एक दूसरे को काट नहीं रहा है, तो ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है। पर जो कर्व एक दूसरे को काटे वो सिंपल कर्व नहीं होता। तो ये जो हमारा जो ग्रीन्स थ्योरम है वो किस पे अप्लाई होता है, सिंपल कर्व पे अप्लाई होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिंपल कर्व क्या होता है और क्लोज्ड कर्व क्या होता है। तो ये बोल रहा है कि आर जो है वो क्लोज्ड रीजन है, ये आर है, ये क्लोज्ड रीजन है, एक्स वाई प्लेन पे है, बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व ये सी है, ये जो लाइनें दिख रही है ना यही सी है, ये लाइन इंटीग्रल होगा इनका। और ये जो आर है ना जो इसके अंदर में है ये एरिया, इसका सरफेस इंटीग्रल होगा, मतलब डबल इंटीग्रल से जो सॉल्व होगा ये चीज है, और जो लाइन इंटीग्रल सिंगल इंटीग्रल से सॉल्व होगा वो ये लाइन वाला चीज है, ये ठीक है। अब इसके बाद में बोल रहा है कि इसमें जो फाई एक्स वाई है और साई एक्स वाई है ये कंटिन्यूअस फंक्शन हैविंग अ पार्शियल डेरिवेटिव इन आर। अगर इस आर में इस साई एक्स वाई का, साई और फाई जो है ये एक्स वाई के फंक्शन है, साई और फाई जो है ये एक्स वाई के फंक्शन है, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई के रेस्पेक्ट में। कैसे है क्या है वो आप लोगों को जब डेरिवेशन होगा तब समझ में आएगा। और ये बोल रहा है कि ये फाई और साई जो है ये इस सरफेस पे कहीं पे भी हम इसका कंटिन्यूअस निकाले, सांतत्यता ज्ञात करें और कहीं पे भी इसका पार्शियल डेरिवेटिव ज्ञात करें तो वो आएगा, वो निकलेगा, वो बराबर होगा। तो अब ये हम समझ गए, क्लोज्ड सिंपल क्लोज्ड सरफेस समझ गए। पर
अब आगे जब बढ़ते हैं तो इसका एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही देता हूं, और फॉर्मूला लिखना जरूरी हो जाता है कि है क्या भाई ये। तो देखो ये जो थीटा और ये साई है और ये एक्स वाई का फंक्शन है, इसी का खेल है, हम लिखने जा रहे हैं। देखिए साई का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, साई का dx के रेस्पेक्ट में, और प्लस फाई का dy के रेस्पेक्ट में, और इन दोनों का जब हम क्लोज्ड इंटीग्रल निकालते हैं, ये लाइन इंटीग्रल निकालते हैं क्लोज्ड सरफेस का, क्योंकि क्लोज्ड रहेगा, ये क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड ही रहेगा। तो जब क्लोज्ड रहेगा और कर्व रहेगा, सी फॉर कर्व, कर्व से ही लाइन इंटीग्रल है, तो एक बार इंटीग्रेशन होगा साई का एक्स के रेस्पेक्ट, फाई का वाई के रेस्पेक्ट। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि साई के साथ ही एक्स लिखना जरूरी है और फाई के साथ वाई लिखना जरूरी नहीं। आप चाहें तो dy इधर भी लिख सकते हैं, dx इधर भी लिख सकते हैं, पर फिर पूरा जो डेरिवेशन होगा वो उसी हिसाब से सॉल्व होगा, और आगे का जो आंसर आएगा डिराइव होके, जो गॉस ग्रीन्स थ्योरम को ये जो डबल इंटीग्रल का फॉर्मूला बनेगा, वो भी फिर एक्स और वाई की उलट पुलट होके ही बनेगा। तो अगर आप यहाँ पे जो लिखेंगे वो यहाँ पे भी लिखना होगा। अब इसका आंसर क्या होगा, ये लाइन इंटीग्रल है, साई का एक्स के रेस्पेक्ट, फाई का वाई के रेस्पेक्ट, फिर दोनों का एडिशन और फिर इंटीग्रल, दोनों का एडिशन और फिर इंटीग्रल। इसके बाद में जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो जो ये जो लाइन इंटीग्रल का आंसर आएगा वो किसी के डबल इंटीग्रल के बराबर जब होगा, जब साई का, ध्यान दीजिएगा याद करने का तरीका, साई का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहां पे साई एक्स के साथ था, तो यहां पे साई का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में होगा, साई का डी डी एक्स निकलेगा, डी डी वाई निकलेगा, सॉरी, ठीक है। और यहां पे थीटा का dy के साथ में है थीटा, तो y के साथ में है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, थीटा का ds के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे। साई के साथ में x था, तो यहां पे साई का उसके छोड़ y के साथ में डिफरेंशिएशन किए, यहां फाई के साथ में y था, तो यहां पे फाई का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में किए, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को, और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद में जो इनका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, डबल इंटीग्रेशन करेंगे, एक बार x के रेस्पेक्ट में और एक बार y के रेस्पेक्ट में। गौर करने की बात यह है कि जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसमें जो लिमिट पुट करेंगे वो x के रेस्पेक्ट की करेंगे, और जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसमें जो लिमिट पुट करेंगे वो y के रेस्पेक्ट की करेंगे। इसे हम s लिखते हैं क्योंकि यह सरफेस इंटीग्रल को दर्शाता है। इस ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट से और इस फॉर्मूले से यह साबित होता है कि इसका जो आंसर है वो सरफेस इंटीग्रल, चाहे आप इसका सरफेस इंटीग्रल निकालो चाहे लाइन इंटीग्रल निकालो, दोनों ही की वैल्यू बराबर आने वाली है, चाहे इस मेथड से। लेकिन मेथड यही होना चाहिए ना, ऐसे ही फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया होना चाहिए, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन होना चाहिए। इस फॉर्मेट में जब क्वेश्चन होगा तो आप उसका अगर इसी फॉर्मूले से सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं तो वो चाहे इसका आंसर हो इसका आंसर हो, वो एक दूसरे के बराबर आएंगे। यानी कि अगर आप दो बार लाइन इंटीग्रल करते हैं, क्योंकि इसमें लाइन इंटीग्रल करें या फिर सिर्फ एक बार सरफेस इंटीग्रल करें, तो दोनों के आंसर बराबर है, बस इस नियम से होने चाहिए। ये का अब हम आ गए हैं ग्रीन्स थ्योरम के प्रूफ पे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो अभी तक के हमने पढ़ा ना, बस वही खेल है। बहुत इजी है ग्रीन्स थ्योरम, थोड़ा लंबा लगता है लेकिन कठिन उन लोगों को लगता है ना जो ग्रीन्स थ्योरम को समझे नहीं होते हैं। आई होप कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख करके यहाँ आए होंगे। हम वैसे कोशिश थी कि दोनों वीडियो को एक साथ डालूं, पर वीडियो लंबा हो रहा था तो उसको अलग अपलोड कर दिया गया है, ये अलग अपलोड हो रहा है। इसके बाद में हम गॉस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम भी आपको समझाएंगे। और आप लोगों को कुछ भी कमी पेशी लग रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन का यूज किया करिए, कमेंट किया करिए। जो चैनल पे नहीं हो वह चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते भाई, चैनल सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक शेयर करो। अब देखिए पहले तो हमारा जो थ्योरम कहता था वो एक्स एक्सिस एक बना लेते हैं, एक वाई एक्सिस बना लेते हैं। और एक और बात, मैं थोड़ा गर्दन में पेन है मेरे, तो गर्दन में पेन होने की वजह से मैं गर्दन को ऐसा कुछ भी करूंगा मोशन तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, आपका ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए, ठीक है। बहुत पेन है तो थोड़ा अभी ठीक नहीं है स्थिति। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ।
इस एक्सिस पे हमें कोई एक आर रीजन बनाना है, वो आर सरफेस है और ये आर सरफेस किसी सी कर्व से घिरा हुआ है, एक्स वाई प्लेन पे है। अब क्या होगा, देखिए अब एक बहुत बड़ी चीज है कि इसमें हमें ऐसा सरफेस लेना है जो सरफेस ज्यादा से ज्यादा, अगर हम इसे कट करें, ध्यान दीजिएगा, बहुत गौर करने की बात बता रहा हूं और इसको हमको लिखना भी है एग्जाम में। और आप लोगों को ये सब आपकी बुक में, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी मीडियम वालों को ये सब उनके बुक में मिल जाएगा। उससे जब आप पढ़ेंगे ना तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद में आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। होगा क्या कि मान लीजिए मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये हो गया, और वाई एक्सिस के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है और ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ये इस कर्व को कितने बार कट कर रही है। तो कर्व को मतलब सी को, यानी कि उसकी लाइन को, सरफेस को नहीं ना, तो कर्व को, यानी कि ये कर्व है, इसको यहां पे एक बार, यहां पे एक बार, तो ये लाइन इसको 2 टाइम्स कट करी और ये लाइन भी इसको 2 टाइम्स कट करी। तो ऐसा ही कर्व हमें लेना है जिसमें अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करें या वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करें तो वो उसको 2 टाइम्स ही मैक्सिमम कट करे। मैक्सिमम 2 टाइम बोला ना, मतलब अधिक से अधिक 2 बार, मतलब एक बार भी कट कर सकते हैं, हाँ एक बार कट कर सकते हैं। और एक बार कैसे कट करेगा, देखिए अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे, तो ये इसको यहां पे एक ही बार कट किया, ये और कहीं कट नहीं कर रहा है, तो एक बार भी कट करने वाली लाइन हो सकती है। एक भी बार कट ना करें, 0, ऐसी हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है। मैं यहां से अगर एक लाइन गुजार दूं तो ये पैरेलल तो थी पर कहीं कट करी क्या इस कर्व को, कहीं कट नहीं करी। यहां से एक लाइन गुजार दूं तो ये एक बार कट करी और यहां से गुजार दूं तो एक भी बार कट नहीं करी। मतलब आप लोगों ने मेरे उद्देश्य को समझा होगा कि हमें एक ऐसा कर्व चुनना है जो इस लाइन को, इस ऐसा कर्व होना चाहिए जो अधिक से अधिक 2 बार ही कहीं पे काटे, और इसका हम जिक्र भी इस पे किए हैं। फर्स्टली सपोज दैट द रीजन आर, जो रीजन आर है, जो सरफेस आर है, इज सच दैट, वो इस प्रकार है, दैट एनी लाइन पैरेलल टू आइदर कोऑर्डिनेट। आइदर कोऑर्डिनेट से यहां पे मतलब है कोई भी, चाहे एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, तो कोई भी लाइन जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के, मीट्स दी बाउंड्री सी, जो बाउंड्री सी है, यानी कि जो कर्व है सी का, वो सी के कर्व को इन एट मोस्ट 2 पॉइंट्स, अधिक से अधिक, मोस्ट अधिक से अधिक 2 पॉइंट्स पर ही कट करे। तो कैसा कर्व नहीं हो सकता, एक नहीं होने वाले कर्व का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो 2 से अधिक कट करे, ऐसा कौन सा कर्व होगा, तो ऐसे 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 मैंने एक कर्व बना लिया। जब मैं इसमें वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन यहां पे ड्रॉ करता हूं तो ये तो फुलफिल करता है, एक भी बार कट नहीं किया। यहां से गुजारता हूं तो एक ही बार कट किया, यहां से गुजारता हूं तो 2 बार कट किया, यहां और यहां, यहां पे एक बार, यहां पे एक भी बार नहीं। पर जब यहां से गुजारता हूं ना, तो ये इस कर्व को, इसकी बाउंड्री को, इसके सी को, इसके लाइन को 4 बार, 1 2 3 4 बार कट करता है। तो ये इसके फुलफिल नहीं करना, मतलब कि ये कर्व ये नहीं हो सकता। तो अब हम, ये बात हो गई कि यार ग्रीन्स थ्योरम एक स्पेशल कर्व के लिए सेटिस्फाई होता है। हाँ बिल्कुल, ग्रीन्स थ्योरम एक स्पेशल कर्व के लिए लागू होता है। तो क्या कभी हम इस कर्व के लिए ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन होगी और वो इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताई गई। इस लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ये चीजें बुक में बहुत कम, रेयरली मिलती है और कई बार मिलती है तो समझ नहीं आती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे ये बोलता है कि अब हमें काम है पहले वाले ही का, तो पहला वाला डायग्राम मैं जल्दी से बना लेता हूं, और क्योंकि अभी हमारा जो थ्योरम है वो उसी के लिए एप्लीकेबल होता है। एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस हुआ, इस पे एक सी कर्व बनेगा जो कि जिसके अंदर में आर सरफेस होगा। ये आर सरफेस ऐसा है जिसमें साई और थीटा दोनों एक्स वाई के रेस्पेक्ट में अगर उनका हम कंटिन्यूटी ज्ञात करें तो वो निकलना चाहिए। ऐसा कोई हमारे सरफेस इंटीग्रल ये है। अब इसके बाद में ये इसके अगर मैं आसपास, यानी कि इसके मैक्सिमम पॉइंट पे, इसके एकदम यहां से इसे घेरना चाहूं लकीरों से, लाइन से, तो वो क्या होगा? तो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट इधर की डायरेक्शन में है वो ये है। तो यहां से एक मैं लाइन खींच रहा हूं ना, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है,
ये एक लाइन खिंचा दी। यहां से इसका ये कोना है, अंतिम छोर यही है, यहां से भी एक लाइन खींचते हैं, यहां से एक लाइन खींचते हैं, ये इसका लास्ट छोर है, और यहां से ये इसका लास्ट छोर है। अब थोड़ा बहुत डायग्राम में इधर उधर होगा तो ऐसी डायग्राम है, रफ डायग्राम बनाया गया है, आप लोग थोड़ा केयरफुली बनाइएगा। आप लोगों को एग्जाम में एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आधा घंटा मिलता है, लगभग आधा घंटा से भी ज्यादा समय, तो आप लोग एकदम इत्मीनान से भी बनाएंगे ना तो भी थ्योरम बन जाएगा आधे घंटे में, बशर्ते कि आपको थ्योरम आना चाहिए, और थ्योरम रट के नहीं आता, समझ के आता, इसलिए समझिए। समझने के लिए तो मैं हूं ना, वीडियो बना रहा हूं, और नहीं समझ में आता तो कमेंट करिए ना भाई, और वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। तो देखिए अब ये क्या हुआ कि ये यहां से यहां तक की ये कुछ तो दूरी तय किया होगा, तो ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, ये हम मानते हैं कि ये जो लाइन जिस पॉइंट पे है ये ए है। ये क्या है? ए है। पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स इक्वल्स टू ए आएगा। यहां से ये ओरिजिन है ना, ये यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां पे भी एक पॉइंट है इसके माध्यम से जो खिंचाई है, तो यहां से लेके यहां तक के जो पॉइंट टच कर रही है, ये पॉइंट को हम मान लेते हैं एक्स इक्वल्स टू बी, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी बी है। अब यहां से देखते हैं ये ए भी हो गया, ये हो गया, मान लीजिए y इक्वल्स टू सी ले लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी y इक्वल्स टू डी ले लेते हैं। यानी कि ये जो हमारा कर्व है, ये जो हमारा सरफेस है, ये 4 तरफ से घिरा हुआ है, और हम ये बोलते हैं 2 पॉइंट्स लेट द रीजन बी इंक्लूडेड बिटवीन दी लाइन्स। ये जो रीजन है ये इंक्लूडेड है, बंधा हुआ है, बीच में है x इक्वल्स टू ए के, y इक्वल्स टू बी के, x इक्वल्स टू बी के, x इक्वल्स टू ए, y इक्वल्स टू बी इधर तरफ से, एंड y इक्वल्स टू सी, y इक्वल्स टू डी इधर से, एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब इसके बाद में ये हमने एक सरफेस ड्रॉ कर लिया। इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि लेट द इक्वेशन टू द कर्व एपीबी और बीक्यूए, अब हमें इस कर्व को 2 भागों में वितरित करना है। कैसे वितरित करना है? 2 भागों में वितरित करना है। और 2 भागों में क्यों काट रहे हैं, इसका भी रीजन है। कोई भी चीज ना बिना रीजन के नहीं होती। आप लोगों को रीजन ही बुक में नहीं बताया जाता, और यही उलझन का कारण बनता है। रीजन देखिएगा, मैं इसको यहां से काट रहा हूं, और अब मैं इसको 2 भाग में निकालूंगा, और इस 2 भाग को नाम देता हूं, जहां पे ये टच किया है इसको नाम दे देता हूं P, और जहां पे ये टच किया है इसको नाम दे देता हूं Q। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है, इसका काम हो गया अपना, इसको अपन रब कर देते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा कि इसको 2 पार्ट में क्यों काटा गया, क्यों हम ऐसा 2 पार्ट में काटने का काम किए हैं। ये बोल रहा है कि एपीबी और बीक्यूए। एपीबी क्या है? ये ए है, ये जहां पे टच किया ये ए है, ये जहां पे टच किया ये बी, और ये क्यू है। ठीक है, समझ गए? मैंने जहां जहां पे ये लकीरों को टच किया है ना, ये उनको एक पॉइंट का नाम दे दिया। ये ए हुआ, ये पी हुआ, ये बी हुआ, ये क्यू हुआ। ऐसा इसलिए दिया क्योंकि अभी हमें यहाँ पे नामकरण की जरूरत पड़ रही है। हम बोल रहे हैं कि एपीबी को हम C1 मान रहे हैं, मतलब ये टोटल तो C था। इसको कर्व कहते हैं ना, लाइन इंटीग्रल जब मैं निकाल के आप लोगों को इसके पहले वीडियो में बताया तो इसमें ऐसा C लिखता था। C का मतलब कर्व, कर्व का मतलब जो लाइन जो कि क्लोज्ड लाइन है और जिसके अंदर में सरफेस का निर्माण होता होगा। ये सरफेस का निर्माण हुआ है, आर को हम सरफेस से डिनोट करते हैं, डबल इंटीग्रल आर होता है, और इन दोनों के बीच में जो रिश्ता बताया वो गिब्स थ्योरम होता है। चलो ये तो अलग बात हुई, पुरानी बातों पर नहीं जाएंगे। अब ये देखिए, ये जो C है, ये C को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं एपीबी, ए पी बी जो है वो C1 है, और पी क्यू ए जो है वो C2 है। इसको रेस्पेक्टिवली इज्जत देना जरूरी है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, मतलब कि कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं कि दोनों का इक्वेशन अलग अलग है। भाई है तो कर्व ना, तो दोनों का इक्वेशन अलग अलग लेने की क्या जरूरत। अगले स्टेप में आप पाएंगे कि अगले स्टेप में मैं कहूंगा कि C1 इक्वल्स टू F1x मान लीजिए, और C2 इक्वल्स टू F2y मान लीजिए, F2x मान लीजिए।
और ये C1, अब क्योंकि ये जो x है ना, ये एक्चुअली में y इक्वल्स टू f1x है और ये y इक्वल्स टू f2x है। अब आप लोग ये बताइए कि ये f1x और f2x है क्या? ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये एक इक्वेशन है। ये क्या है? इक्वेशन है। जैसे कि इक्वेशन कैसे? जैसे कि एक सर्कल होता है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। इस सर्कल का इक्वेशन क्या होता है बताइए जरा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये होता है ना इस सर्कल का इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चीजें इस सर्कल से क्लियर होने वाली है। तो जैसे ये इक्वेशन होता है, मान लीजिए इसी को मैं अगर बोल देता, इस ए को इधर लेकर के जाता, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करता, और इसको कोई नाम देने का मन होता तो मैं f1x कह देता। ध्यान से देखिए, ये भी सर्कल जैसा है, थोड़ा ओवन शेप का सर्कल है। तो जो इस इक्वेशन बनेगा ना, वो यही तो बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें ए थोड़ा डिफरेंट रहेगा, ए थोड़ा डिफरेंट रहेगा, ए एक नहीं रहेगा, अलग थोड़ा बनेगा इक्वेशन। पर मान लीजिए सर्कल रहता अगर, तो ये यही इक्वेशन बनता। तो ये जो इक्वेशन है इसी को f1x दर्शाता है। अब ये क्या है कि ये y के रेस्पेक्ट में हम इक्वेशन, खाली x वाले के टर्म में हम इक्वेशन ले रहे हैं। तो जब x वाले के टर्म में इक्वेशन लेंगे, यानी कि सिर्फ मैंने इस कर्व को नाम दिया है, दो पार्ट में डिवाइड किया। तो मैंने बोला कि एक C1 इक्वल्स टू f1x है। तो C1 किसको मान रहा हूं? नीचे वाले को C1 कह रहा हूं, मतलब कि ये सेमी सर्कल को, और ऊपर वाले को C2 कह रहा हूं। ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, इसको C2 कह रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा ना। तो ये आप लोग को समझ में आया कि क्या f1x और f2x है। यानी कि x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमको ये y का मान मिल जाएगा। अब y का मान ऊपर के हिसाब से, नीचे के हिसाब से मिलेगा अलग अलग। मैंने ये दो इक्वेशन क्यों सपोज की, मतलब f1x और f2x अलग अलग क्यों माने? दो माने ना, क्यों माने? इसको सॉल्व करते हैं, y के रेस्पेक्ट में करते हैं। बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स इधर गया तो एक्स स्क्वायर हो गया। इस स्क्वायर को मैं इधर लाऊंगा तो रूट में बदलेगा, तो y इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्योंकि रूट लगा है तो प्लस माइनस भी लगता है, प्लस माइनस लग गया। प्लस माइनस लगने की वजह से इसके दो इक्वेशन मिलेंगे, यानी कि y इक्वल्स टू एक बनेगा प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मिले दो इक्वेशन। अब एक प्लस मिला है, एक माइनस मिला, मतलब कि दोनों में भेद है और y के ही है दोनों, ये भी y का है, ये भी y का है। तो ये प्लस माइनस ऊपर को डिनोट करता है, ये y इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, यहां से ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये इसको डिनोट करता है, और जो नेगेटिव वाला है ना, वो नीचे वाले को डिनोट करता है, नेगेटिव डायरेक्शन। y इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस में है, तो पॉजिटिव ऊपर, पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए नेगेटिव नेगेटिव। तो आप समझ में आए कि हम दो इक्वेशन क्यों ले रहे हैं, f1x और f2x क्यों ले रहे हैं, इसको दो भागों में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? क्योंकि हमने सर्कल से ये सीखा कि ये हो सकता है कि जो इक्वेशन आए वो भिन्न भिन्न आए। तो हम दो इक्वेशन लेकर के इसको सॉल्व करने की पद्धति में आगे की ओर बढ़ जाएंगे। ध्यान से देखिए, अब अगला स्टेप है हमारा इसको प्रूव करना। मैंने अलग से डायग्राम और फिगर भी बना लिया है। हमने जो ग्रीन्स थ्योरम है, हम जानते हैं ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है, हमें प्रूफ करना है। ग्रीन्स थ्योरम हमें प्रूफ करना है इसे लेकर के इसको, कि थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, साई का वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर, और उसके बाद में इसका एक बार एक्स के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन और एक बार वाई के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन। ये बराबर होता है यदि हम लोग साई का डिफरेंशिएशन करें और थीटा का डिफरेंशिएशन करें। साई का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ करें, यहां अगर ये एक्स के साथ है तो यहां ये वाई के साथ रहता है, यहां अगर ये वाई के साथ है तो यहां ये एक्स के साथ रहता है। इन दोनों का एडिशन करके फिर इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पे सिंगल इंटीग्रल होता है, यहाँ पे डबल इंटीग्रल होता है। सिंगल इंटीग्रल को लाइन कहते हैं, डबल को सरफेस कहते हैं। एक चीज और गौर करिएगा कि अब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो सिर्फ एक हिस्से को लेके चलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि सी इज ट्रांसवर्स्ड इन दी
ये जो सी है, ये जो कर्व है ना, ये हमारा, याद रखिएगा इस चीज को, बहुत गंभीर चीज है और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इससे हमारे बहुत सारे डाउट्स आगे क्लियर होंगे कि ये जो सी है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब होता है राइट टू लेफ्ट, ये ऐसे ऐसे चलता है। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से विपरीत दिशा में। कई लोग पॉजिटिव को ऐसे बना देते हैं, पॉजिटिव मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में नहीं, जब घड़ी का कांटा ऐसे घूमता है ना तो ये उल्टा घूमेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव का मतलब होता है ऐसे घूमना, ऐसे घूमेगा। अब इससे क्या समझ में आएगा और क्यों इसकी जरूरत पड़ी ऐसे क्लॉकवाइज देखने की, आपको थ्योरम में समझ में आएगा जब मैं आगे अब थ्योरम समझाऊंगा। अभी हम थ्योरम में आगे की ओर बढ़ते हैं और मैं बोला कि क्योंकि एक एक हिस्से को लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार इस हिस्से को लेंगे और एक बार इस हिस्से को लेंगे, बाद में दोनों का सब्सट्रैक्शन है उसको देखेंगे क्या करना है। पहले इसको देखते हैं, डेल साई बाय में डेल वाई, यही है ना, और dx dy और डबल इंटीग्रल है इसका अलग। अब चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए क्या कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये रीजन क्या है। यहां पे तो x पहले लिखा है तो x के रिस्पेक्ट इंटीग्रल कर दें, x के रिस्पेक्ट इंटीग्रल कर दे, यही विचार आएगा ना। करना तो है x पर x के बड़े y के करना, तो किसी को भी पहले कर दे किसी को भी बाद में कर दे, पर नहीं, हम y के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे। और क्यों करेंगे इसको देखिएगा, डेल साइन डेल y, मैं dy के रेस्पेक्ट में पहले कर रहा हूं, dx को बाद में फेंक रहा हूं। dx पहले था ना, उसको फेंक दिए बाद में, और y को पहले लिख दिए। मेरा मन कर रहा है, क्यों मन कर रहा है, मन कठिन करने के लिए नहीं कर रहा, मन इजी करने के लिए कर रहा है। देखिए कोई साई है, अगर किसी साई का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है y के रेस्पेक्ट में और फिर उसका y के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन कर दे, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के विपरीत होते हैं ना, तो एक दूसरे को काट नहीं देंगे। तो जो आंसर बचेगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करने के बाद में साई का y के रेस्पेक्ट में, वो सिर्फ साई ही तो बचेगा ना, तो इसलिए साई मिल जाएगा, सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, साई मिल जाएगा। इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन हुआ और उसी के रेस्पेक्ट में फिर से इंटीग्रेशन हुआ, तो खत्म हो गया ना, साई बच गया खाली। तो ये इजी करने के लिए एक्स के रेस्पेक्ट में पहले करते ना थोड़ा कठिन हो जाता, फिर उसमें लिमिट रखते तो और बड़ा हो जाता, फिर उसके बाद में उसका फिर से वाई के रेस्पेक्ट में करते, तो वाई के रेस्पेक्ट में पहले करके सीधा साई मिल गया, टेंशन खत्म किए हैं, इसलिए वाई के रेस्पेक्ट में पहले किए। तो ये इस वाले में, लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं करेंगे, इस वाले में डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसमें एक्स के रेस्पेक्ट में ही पहले हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए इसमें करना डबल इंटीग्रल है ना, दो बार इंटीग्रल है, ये पहला वाला था अभी एक्स वाला। अब जब हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिमिट भी लगानी होगी, क्या लगानी होगी, लिमिट। और लिमिट चुनना बहुत अहम बात होती है, क्योंकि लोग x वाले के लिए y का लिमिट चुन के आ जाते हैं और y वाले के लिए x का लिमिट चुन के आ जाते हैं, नहीं चुन पाते लिमिट। लिमिट कैसे चुनते हैं देखिए, ये हुआ साइन, अब इसके लिए हमको लिमिट ढूंढना है, क्योंकि y का किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है, लिमिट ढूंढते हैं इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हो गया y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में हुआ है, यानी कि y के लिए लिमिट ढूंढेंगे। तो y के लिए जब लिमिट ढूंढते हैं ना, तो y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये y के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, कहीं पे भी कर सकते हैं आप, y के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, तो ये जो लाइन यहाँ पे टच कर रही है जिस कर्व को, कर्व से ही इंटीग्रेशन निकलेगा, जिस कर्व को यहाँ पे टच कर दी है, चाहे मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, चाहे मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता, जहां पे भी ड्रॉ करूं, ये जो भी पॉइंट होगा ये सब fx होगा, fx होगा, लेकिन fx नहीं होगा, f1x होगा, क्योंकि हमने इसको c1 माना था और ये c1 था, और इसका c1 का जो इक्वेशन माने थे, जो इक्वेशन मान के चले थे वो f1x था, और ये c2 था, और c2 का जो इक्वेशन माने थे वो f2x था। तो इसकी जो लिमिट होगी यहां से यहां तक वो f1x से f2x तक होगी। तो यहां पे लिख लीजिए f1x से f2x, और यहां पे रखेंगे f1x से f2x, ठीक है। और अब ये y के रेस्पेक्ट में हुआ, x के रेस्पेक्ट में इसकी लिमिट क्या होगी, तो x के रेस्पेक्ट में लिमिट यहां से यहां तक की एक लाइन ड्रॉ करिए, यहां से यहां तक की जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन मैक्सिमम यहां पे टच कर रही है a पे, x इक्वल्स टू a है और यहाँ पे x इक्वल्स टू b है, तो ये a से b जाएगी, a से b जाएगा। एक और बात क्लियर कर लेते हैं लगे हाथ, a से b ही क्यों लिखे, b से a क्यों नहीं लिखे, भाई b था a था, ऐसे क्यों नहीं लिख दिए। याद रखिएगा जब भी लिमिट रखते हैं, तो ये 11th 12th की बात है, फिर भी बताई जा रही है कि जब भी लिमिट रखते हैं ना, तो छोटा जो
नंबर से जो छोटा होता है उसको नीचे रखते हैं और नंबर से जो बड़ा होता है यानी कि जो अंकीय तौर पे बड़ा होता है उसे, अगर 2 और 4 2 है, मतलब मान लीजिए a इक्वल टू 2 निकलता है, ये 4 निकलता, तो हमेशा 4 वाला ऊपर रखाएगा और जो 2 है ये नीचे रखाएगा। अब ये मेरे को कैसे मालूम चला कि a ही छोटा होगा b बड़ा होगा? सीधी सी बात है ना, हम डिस्टेंस यहां से नाप रहे हैं ना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसके तुलना में छोटा ही होगा ना, जो भी होगा। तो जो भी मान एक आएगा वो सीधी सी बात है b से छोटा होगा, तो a को नीचे लिखें, b को ऊपर लिखें। इसी प्रकार f1x f2x में भी लागू होता है। ये निकल गया अब अपना, है ना, ये लिमिट निकल गया। ये अभी y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो साई मिला, साई का हमने लिमिट रखा है, लिमिट अभी अंदर पुट नहीं किए, और इसका एक बार dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन अभी बचा हुआ है जो a से b तक है, ये अभी चल रहा है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, a से b, साई जो है वो x और y का फंक्शन है, साई जो है वो x और y का फंक्शन है, तो साई x y ये हुआ। अब इसमें f1x और f2x की वैल्यू पुट करेंगे, ये एक बार x के रेस्पेक्ट होना बचा है। अगले स्टेप में जब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो क्योंकि ये किसका फंक्शन था, f2x और f1x किसके जगह में रख रहे हैं, y की जगह में रखेंगे। क्यों, क्योंकि y इक्वल्स टू f1x है और y इक्वल्स टू f2x है, y इक्वल्स टू f1x है, y इक्वल्स टू f2x है, तो y की जगह पे इसको रखेंगे a से b साई x, पहले ये वाला ऊपर वाला लिमिट रखाता है, y की जगह पे f2x रखा गया, माइनस साई x f1x, y की जगह पे f1x रखाया है। दोनों का लिमिट, इस लिमिट को रखते हैं फिर माइनस करके इस लिमिट को रखते हैं, तो ये लिमिट माइनस ये लिमिट dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बचा हुआ है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो हम ये पाते हैं कि इस लिमिट को मैं अब अलग अलग रखूंगा, मतलब a से b इसके लिए भी है और a से b इसके लिए भी है ना, इसके लिए भी a से b है और इसके लिए भी a से b है, तो इसको अलग अलग कर रहा हूं, मतलब इसमें dx अलग डाल रहा हूं, इसमें dx अलग डाल रहा हूं। तो देखिए क्या होगा, इसको जब अलग अलग करते हैं ना, मतलब इसको अलग लिखूंगा और इसको अलग लिखूंगा, इसमें dx नहीं, यहाँ पे dx इसमें भी आएगा, तो ये, तो इसको अलग अलग लिखने के समय में मैं क्या करूंगा, इसको लिमिट को उल्टा कर दूंगा। अब क्यों कर रहा हूं, मेरा दिमाग नहीं सनक गया है, मैं पागल नहीं हो गया हूं, लिमिट को उल्टा कर रहा हूं, तो क्यों कर रहा हूं उसको देखिए ना, b से a साई x f2x, ठीक है, dx माइनस था, माइनस लगा दिए, इसको वही रखूंगा, इसको लेकिन ऐसे भी रख रहा हूं भाई, इसको ऐसे भी रख रहा हूं, उसको उल्टा कर दिया, और ये साई x f1x dx। क्यों किया ऐसा, यहां पे उल्टा करने के कारण माइनस आ जाएगा, a से b था ना, तो b से a किया, ये लिमिट के फॉर्मूला में आप पढ़े होंगे कि अगर लिमिट बदले ऊपर नीचे कर दें तो ये माइनस लग जाता है, किया गया। क्यों किया ऐसा, देखिए मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि मैं निकालने चला था पूरे कर्व का, मैं डबल सरफेस इंटीग्रल कर रहा हूं, पूरे कर्व का करना था ना, ये इससे क्या दिख रहा था, इससे यह दिख रहा था कि ये C1 कर्व के लिए हम निकाल रहे हैं, ये C2 कर्व के लिए निकाल रहे हैं, तो दोनों का अंतर हो जा रहा है, ये C1 के लिए है ना, नहीं ये C2 के लिए है, ये C2 F2 है ना, तो ये C2 के लिए है, ये C2 कर्व के लिए है और ये C1 कर्व के लिए है, तो C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 मतलब ये तो कर्व का हम घटा दे रहे हैं, घटाना हमको नहीं दिखाना है, हमको तो जोड़ना है, एक बार इस कर्व का और एक बार इस कर्व का, फिर दोनों को जोड़ेंगे तब तो लगेगा कि पूरा कर्व का निकला। ऐसा नहीं दिख रहा था ना, ये माइनस हो जा रहा था, तो इस माइनस को हटाने के लिए मैंने इसको भी माइनस बना दिया। अब इससे क्या फायदा होगा कि इससे इसमें माइनस आ गया, तो दोनों से माइनस को कॉमन निकाल दूंगा, तो जो अब जो आंसर आएगा वो दोनों प्लस में आ गया। देखिए हटाते हैं, माइनस कॉमन निकाल दीजिए, b से a साई x f2x dx, ये माइनस कॉमन निकल गया तो प्लस में आ गया, a से b साई x f1x dx। अब इसको अगले स्टेप में क्या करेंगे ना कि फॉर्मूला के रूप में लिखना है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि इसको b से a साई
x। f2x क्या है, हमें मालूम है y इक्वल्स टू f2x है, y इक्वल्स टू f1x है, y इक्वल्स टू f1x है, y इक्वल्स टू f2x है। तो f1x के जगह में भी y रख देंगे और f2x की जगह में भी y रख देंगे। इसको शॉर्ट करना है, मतलब अभी इसको ये f1x की जगह y रख दिए, dx दोनों जगह y रख दिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन सेम हो गया ना। जब हम इसको क्वेश्चन के रूप में सॉल्व करेंगे या न्यूमेरिकल के रूप में सॉल्व करेंगे तो इस ध्यान रख के सॉल्व करेंगे कि ये जो y है ये f2x मतलब ऊपर वाला कर्व है और ये जो y है ये f1x मतलब नीचे वाला कर्व है। अलग अलग है, दोनों में अंतर हो सकता है, इसको सावधानी से करेंगे। अब इसके बाद में जब 2 निकल जाता है और बाहर में माइनस है, बाहर में माइनस है, तो जो कुल मिला के हमारा आंसर आता है, क्योंकि ये कर्व किसको दिखाता है, ये C2 को दिखा रहा है, C2 मतलब ये ऊपर वाला को, और ये C1 को दर्शा रहा है। और जब दोनों मिल गए तो क्या बन जाएगा, C बन जाएगा। C1 C2 मिल गए तो ये पूरा को हम C मान के चले थे, C1 C2 तो हमको 2 पार्ट में बांटना पड़ा था, तो ये C बन जाएगा। तो अब ये बन गया C, ठीक है। ये एक गोला क्या को दर्शाता है, गोला दर्शाता है क्लोज्ड कर्व को। अभी ये तक के C1 था, अब ये पूरा क्लोज्ड कर्व बन गया C, और ये साई x y dx, ये है हमारा इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 निकला है, अभी कुछ मत होइए, बना नहीं है, ऐसे ही थीटा के लिए निकालना पड़ेगा। लेकिन ये है कि इसको जान गए ना तो थीटा के लिए बहुत आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि ऐसे ही बनता है। अब क्या करना है, ठीक जैसे मैंने बोला अब थीटा के लिए निकालेंगे, तो इक्वेशन फॉर्मूला सब कुछ वही है, बस ये क्या करना है, नाउ लेट द इक्वेशन टू द कर्व QAP। अभी क्या करना है, QAP और PBQ इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा एक चीज और है, इसके पहले मैंने जो कर्व बनाया था उसमें आप लोगों को बताना भूल गया एक चीज, इसमें बताऊंगा, उसको उस पर भी लागू करिएगा, उसमें बताना मैं भूल गया, वो बहुत जरूरी चीज है। मैंने डायरेक्शन दिया था ना ये, तो इसकी क्या उपयोगिता थी वो उसमें भी थी, तो उसमें नहीं बता पाया, अब इसमें बताऊंगा। इसको QAP यानी कि इसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अभी ऐसे डिवाइड किए थे, अब ऐसे डिवाइड कर रहे हैं y के पैरेलल ऐसे। अब ये कर्व बना और ये कर्व बना, इस कर्व को मैं नाम देता हूं C1 डैश, उसमें C1 दिए थे तो इसमें C1 डैश कर दिए हैं, इसमें C2 डैश, ठीक है। C1 डैश को उसमें हमने कोई इक्वेशन दिया था, याद रखिएगा। ये जो कर्व है ये अगर y के पैरेलल बना है यानी कि ये x का मान दे रहा होगा, तो x इक्वल्स टू G1y रखे हैं, यानी कि इसका जो इक्वेशन होगा वो G1y होगा और इसका जो इक्वेशन होगा वो G2y होगा। ये y क्या दर्शाता है कि y का कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू इस पे रखेंगे इस इक्वेशन पे, तो ये हमको किसका मान दे देगा, x का मान दे देगा। अगर इस y की जगह पे हम कुछ न्यूमेरिक वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन पे, G2y इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन पे जब y का मान रखेंगे तो ये हमको x का मान दे देगा। तो ये G1x और G2y आप समझ गए होंगे, जैसे उसमें था इक्वेशन F1x F2y वैसी है। अब इसके बाद में हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। उसमें हमने जिसको सॉल्व किया था वो साई वाला हिस्सा था, अब हमको उस पहले वाले वो टोटल फॉर्मूला याद है ना, उससे साई वाले हिस्से को सॉल्व किया। अब उसका आधा हिस्सा बचा था थीटा वाला, तो अब उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो वो थीटा वाला हिस्सा को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो डबल इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन हमने किया था x के रेस्पेक्ट में, और ये r है, ये dx dy होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वैसे ही होगा, मैंने पहले ही बोल दिया था। यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, x है, तो यहाँ से x वाले के ही रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक बार थीटा का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा और एक बार x के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन होगा तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, खाली थीटा बचेगा। तो इसी को पाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो अभी x के रेस्पेक्ट में पहले करेंगे, y के रेस्पेक्ट में बाद में करेंगे। x के रेस्पेक्ट में लिमिट ढूंढ लेते हैं, लिमिट ढूंढते वक्त ही हमें काम आएगा। देखिए लिमिट ढूंढना है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो x के रेस्पेक्ट में लिमिट ढूंढने के लिए x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, ये x एक्सिस से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। ये समझ में आ गया कि ये G1x है, ये G2y है। तो जैसे उसमें F1x को लिए थे वहां पे भी G1x और G2y होगा, तो यहाँ पे इसका जो लिमिट है वो G1x और G2y हुआ। G1x क्या है, G1x x इक्वल्स टू है और G2x x इक्वल्स टू है, ठीक है। ये लिमिट रख दिए। इसी प्रकार y की लिमिट निकाल ली, क्योंकि आगे जाके तो y से भी करना है ना, तो y से करने के लिए ऐसे कर दीजिए, ऊपर से नीचे लाइन खींच दीजिए। तो ऊपर से नीचे लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, y के लिए हमारी ऑलरेडी लाइन खींची हुई है। y का एक छोर ये है c और एक छोर ये है d, तो ये c से d जाएगा।
कहां से कहां जाएगा, सी से डी तक इसकी लिमिट जाएगी, ये सी और ये डी। सी को पहले लिखे नीचे लिखे क्योंकि सी छोटा है और डी बड़ा है, तो बड़ा वाला ऊपर, छोटा आ गया। अब ये इसका इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे। इंटीग्रेशन जब शुरू करेंगे तो ये फाइव ही खाली बचेगा, फाइव खाली बचेगा, दोनों तो कट गए। अब फाइव का जब हम इसको रखेंगे लिमिट को, तो g1x और g2x होगा। इसके बाद में फाइव को सीधा मैं यहाँ पे एक्स वाई के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं, है ना, ये फाइव एक्स वाई के रेस्पेक्ट में होगा क्योंकि फाइव जो है वो एक्स वाई का ही फंक्शन है, और g1x से g2x तक लिखाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हो गया है तो ये आया है। इसके बाद में जो इंटीग्रेशन बचा है वो किसका बचा है, ये g2x हुआ, ये dy के रेस्पेक्ट में अब होना एक बार बचा है। dy का जो लिमिट है वो c से d है। अब इसके बाद में इस वैल्यू को रखेंगे, तो g1x और g2x को कहां रखेंगे, उसमें तो f1x और f2x को y की जगह में रखे थे क्योंकि वो y का फंक्शन था, लेकिन यहाँ g1x x का फंक्शन है, यहाँ पे g2y x का फंक्शन है, तो यहाँ पे x की जगह पे इसको रखेंगे। वहां पे पीछे पीछे हिस्से में रखे थे ना, अब यहाँ आगे आगे हिस्से में रखेंगे। देखिएगा कैसे, इसको गलत नहीं करके आना, ध्यान से करना भाई, बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। और समझाने का तरीका पसंद आया नहीं आया ये भी कमेंट करिए, और अगले वीडियो में कैसे बदलाव करना है वो भी देखिए। मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, मैं को बहुत प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, आप लोगों को मालूम होगा कि मैं भी ग्रेजुएट करके ही अभी हूँ, आप लोगों के जैसे ही हूँ। आप लोगों के लिए मैं जो भी मेरे से बन पा रहा है कर रहा हूँ समय निकाल कर, तो आप लोग थोड़ा डायरेक्शन दिया करिए, हेल्प करिए ना। अब देखिए ए से डी, ये सी से डी तक है, ए का है लिख रहे हैं, सी से डी तक है, सी से डी। तो अब इसमें g2x को रखेंगे तो थीटा इक्वल्स टू g2x पहले रखाएगा, g2x माइनस g2x x की जगह रखा गया, फिर y, ये माइनस थीटा g1x और y, ठीक है, ये हुआ। अब इसको हम लोग को किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में। ये जो निकला इसमें जैसे हमने पहले किया था g2x और g1y की जगह में अब सीधा x भर देंगे, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकली तब ये याद करेंगे कि ये जो है ये किसको दर्शाता है। अब यही काम है इस एरो का, यही काम है इस एरो का। ये जो है हमारा इक्वेशन, ये किसका हिस्सा है ये जानने के लिए ना, एक तो g2x से कुछ समझ में आ जाता है कि g2x मतलब कि इधर है तो इधर वाला होगा, पर फिर भी g2x से अगर मैं समझूं ना समझूं, और मैं ऐसे देखिए हल करता हूं, आगे समझ में आएगा, धीरे थोड़ा समय लगेगा लेकिन सब समझ में आएगा। ये c से d है, ठीक है, 5 g2x और y, चलिए ठीक हो गया, ये 5 ये होगा। और इसी प्रकार से ये माइनस है, माइनस है। अब मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट को अब अलग कर दे रहा हूं, ये dy है ना, इसको यहां लिख दे रहा हूं, और जैसे उसमें लिमिट को अलग कर दी थी, इसके लिए अलग लिमिट लगाई थी, इसके लिए फिर अलग लिमिट लगाई थी, वैसे इंटीग्रेशन, लिमिट बोल रहा हूं, लिमिट बोलिए इंटीग्रेशन बोलिए एक है, अलग कर रहे हैं, तो ये अलग हो रहा है, ठीक है। तो ये जो माइनस है फिर से वैसी सिचुएशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हमको इसको और इसको, इस हिस्से को और इस हिस्से को जुड़ा हुआ दिखाना है, हमको पूरे सर्कल का निकालना है। तो इसके लिए माइनस ना हो के यहाँ पे प्लस रहता तो मजा आता है ना, क्योंकि पूरे सर्कल के लिए हमको पूरे सरफेस के लिए बात करना है। तो प्लस करने के लिए फिर से इसकी लिमिट बदल दो, तो ये सी से डी है तो यहाँ पे भी सी से डी होता, माइनस सी से डी ही होना था इसको, पर क्योंकि मेरे को इसको प्लस करना था मैं इसको डी से सी कर दूंगा, और जैसे ही मैं इसको डी से सी करूंगा, ये सी से डी था लेकिन इसको डी से सी लिख रहा हूं, तो सी डी से सी लिखने के कारण ये प्लस बन जाता है, और ये g1x और ये थीटा, थीटा फिर आएगा g1x और y, और इसका dy के साथ अभी बचा है, ये हुआ। अब अगला अगला स्टेप होगा, इसको रफ करिए, कि बहुत ही सरल है, पिछला वाला जो आप देखे हैं ना इसके उसको ही हिसाब से सब चल रहा है। ये g2x है ना, ये g2x की जगह x रख दीजिए ना, c से d x थीटा एक्स वाई प्लस c से d नहीं है, अभी d से c है, d से c, d से c, d से c थीटा g1x की जगह में भी x रख दीजिए, जैसे उसमें y रख दिए थे वैसे यहाँ पे x रख रहे हैं, बार बार अब उसको नहीं समझा रहा हूं। एक्स वाई dx, दोनों जगह हमको क्या मिला, ऐसे ही मिला,
अब ये दोनों का एडिशन हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिएगा गौर से, ये कहां से जा रहा है, सी से डी जा रहा है। हमें मालूम है, देखिए यहाँ पे सी कहां है, ए सी है और ये डी है। जो एरो का कारण है, एरो से क्या समझ में आता है, तो ये समझ में आता है कि ये सी है, ये डी है। सी से डी जा रहे हैं, तो सी से डी जाने के लिए ये इस वाले सेमी सर्कल का बात कर रहा होगा कि इस वाले सेमी सर्कल का बात कर रहा होगा, बताइए। सी से डी जाने के लिए, क्योंकि सर्कल ऐसे घूम रहा है और मेरे को सी से डी जाना है, तो सीधी सी बात है कि ऐसे नहीं जा रहा हूं मैं। सी से डी जाना है तो ऐसे नहीं जा पाऊंगा। सी से डी जाने के लिए ऐसे तो उल्टा रास्ता होगा, ऐसे तो घूम ही नहीं रहे अपन। हमको जाना है तो एक ही रास्ता है, ऐसे ही जा सकते हैं। तो ऐसे जाने के लिए मैं जब यहां से चलूंगा तो ये सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और यहां से चल के यहां तक जाऊंगा तो ये डी पॉइंट में मैं पहुंच जाऊंगा। तो यानी कि सी से डी वाला यानी कि इस सर्कल का बात कर रहे हैं। और आप देखे भी होंगे कि हमने यहाँ पे जो भी बात करी वो G2Y की बात करी थी। G2Y थी ना, ये G2X। तो G2X को लेकर के हमने चला है यहाँ पे। G2X है कि Y है, ये G2Y है ना, Y था, ये Y था, Y है, ये हमने XX कर दिया है। G2Y है, Y है, X की जगह वैल्यू रखेंगे, ये भी Y होगा। ये भी Y होगा, इसको ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए ऐसी गलती नहीं करना है। ये Y होगा। अब ये हो गया अपना, सब सही है। अब इसके बाद में ये D से C है, तो D से C नीचे से ऊपर जाते हैं ना, छोटा वाला नीचे रहता है, नीचे छोटे से बड़े की ओर जाएंगे। D से C, तो D से C आने के लिए, क्योंकि घूमने का एक ही तरीका है, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो ऐसे घूमने के लिए D से C आने के लिए यही एक रास्ता। तो ये समझ में आता है कि इस कर्व का बात कर रहा हूँ, और हम देखते हुए कि जीवन Y से इसका निर्मित हुआ। तो यहां से बिना कुछ दिए भी आप लोग लिमिट के मदद से बता सकते हैं कि हम किस कर्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अगर आप लोगों को डायरेक्शन का ज्ञान होगा तो। अब ये हो गया इसको। अब देखिए जो हमको इक्वेशन सेकंड मिलेगा ना, वो सी क्यों बन गया ये कर्व, जैसे कि हमने हाफ ऑफ कर्व के लिए निकाला था ना, तो ये C1 था, ये C2 था, तो दोनों को जोड़ के आखिरकार तो बनेगा C कर्व ना। तो C डैश कह लीजिए, C कहिए, बन गया पूरा कर्व, तो पूरा क्लोज्ड कर्व। तो ये C क्लोज्ड कर्व हुआ। फाई के लिए निकाले, XY के लिए DY के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ। और ये पहला इक्वेशन है जो हम पहले निकाल के रखे थे, साई वाला। ये साई वाला इक्वेशन में ध्यान रखेंगे, कई लोग माइनस लिखने यहाँ से भूलना शुरू कर देते, तो माइनस को लिखना भूलना नहीं है। अब जो हम लेके चले थे, हमने क्या किया था, मूलतः जो पहले जब हम शुरुआत की उसको ध्यान दीजिए, तो यह था साई का एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, साई का वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, दोनों का सब्सट्रैक्शन किया था। जो आंसर आया था उसका एक्स के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन, फिर वाई के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन। तो हमने सॉल्व किया था, एक हिस्से को लेके पहले सॉल्व किया तो उससे इक्वेशन फर्स्ट निकला था, फिर दूसरे हिस्से को लेकर सॉल्व किया, उससे इक्वेशन सेकंड निकला था। अब इस इक्वेशन के हिसाब से इसको रख दीजिए, यानी कि इसका जो वैल्यू आया है वो इक्वेशन सेकंड है, और इसका जो वैल्यू आया है वो इक्वेशन फर्स्ट है। दोनों को हमको सब्सट्रैक्ट करना है। तो दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मैं ये पाता हूं थीटा XY DY माइनस, इसमें ऑलरेडी एक माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, C साई XY DX। ये हुआ। तो इसको अपन अब और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो आपको जो बुक में हमको मिलता है ना, वो और शॉर्ट फॉर्म होता है। वो और शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, C फाई, इसके साथ में DY है ना, इसके साथ में DY है, तो फाई XY का, तो अब ये फाई और ये साई जो है, ये हमको तो मालूम है ना कि XY का फंक्शन है। तो अब इसको XY का जिक्र हम अभी तक इसलिए करते हैं क्योंकि दर्शा रहे थे, और XY का जिक्र अभी तक के हम इसलिए करते हैं क्योंकि Y के जगह में हमको ने F1X रखा था एक बार, और X के जगह में G1X रखना पड़ा था, G2X रखना पड़ा था, F2X रखना पड़ा था। तो क्योंकि कुछ कुछ वैल्यू पुट करनी थी, इसलिए XY का जिक्र कर रहे थे। अब क्यों जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमको मालूम है कि फाई भाई XY का फंक्शन है, साई XY का फंक्शन है, तो नहीं लिखेंगे फाई का, ये Y लिख देंगे सीधा, और ये सीधा साई, फिर से XY नहीं लिखेंगे, और ये DX। और ये जो बना, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। और ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बुक में इस हिस्से को पहले लिखा रहता है, इसको बाद में लिखा रहता है, तो ये मत बोलेगा इसको पहले लिख दिए इसको बाद में लिख दिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे सही लगे वैसे लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जो कमी खामी लगे उसको बतलाइएगा।
एक बहुत ही और बात है कि एक स्पेशल कर्व की बात करी थी, बहुत वीडियो बड़ा हो चुका है पर वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा। एक स्पेशल कर्व की बात कर रहे थे अपन। मान लीजिए कोई ऐसा स्पेशल कर्व है जो 4 जगह पे कट करता है, थोड़ा गलत बन गया, ऐसा बनाते हैं, ये है ना। हमने बोला था कि ये 4 जगह पे कट नहीं करना चाहिए, कर्व जो हमारा मैक्सिमम 2 गया, ये तो 4 जगह पे कट कर रहा है, तब कैसे करेंगे? तब क्या करेंगे, इसको आपको कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेंगे। छोटे छोटे हिस्सों में मतलब एक इतने कर्व को मान लीजिए, ठीक है, फिर किसी को अलग कर्व, एक इतने को अलग कर्व मान लीजिए। मतलब इस तरीके से जब कर्व दे दे तो हमें इसे कई पार्ट्स में कट करके निकालना पड़ सकता है। जैसे कि या इतने को भी छोड़िए, इतने को एक कान, ये एक कर्व हुआ मान लीजिए। अब तो ये 2 कर्व 2 ही पार्ट में काट रहा है ना, हम इतने को गिन रहे हैं, इसको इस हिस्से को नेग्लिजिबल मान रहे हैं, कट कर दे रहे हैं। ये हिस्सा मान लीजिए कि अभी के लिए हटा दिए, पहले इतने को सॉल्व करेंगे तो अब ये 2 कर्व बन गया। अब इसके बाद में जब अगला हिस्सा सॉल्व करेंगे तो अगला हिस्सा जब बनेगा तो इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे, इसको हटा देंगे दिमाग से। तो ये दो हिस्सों में कट कर रहा है, तो समझ गए। इसको जब मतलब कुल मिला के जो ग्रीन्स थ्योरम है वो किसी ऐसे ही कर्व पे लागू होगा जो मैक्सिमम 2 जगह पे कट करता हो, अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करे। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, वीडियो ज्यादा बड़ी हो तो भी कमेंट करिए कि कैसे वीडियो बनाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएंगे उसके लिए हम कैसे वीडियो को तैयार करें। मैं चाह रहा था कि सब कुछ डिटेल में सिखाऊं, तो शायद वीडियो थोड़ी लंबी बनी है। मेरे को क्या तरीकों में बदलाव करना चाहिए इसको भी आप लोग कमेंट पे बतलाइए। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए। बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में।